नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम आज की मुलाकात। हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मैं आपको रूबरू करवाऊंगा बहुत खास शख्स से। बहुत खास इस मायने में है, उत्तराखंड में है इस समय हम, और खास इस मायने में है क्योंकि 5 बार के सांसद हैं, 4 बार लोकसभा के सांसद हैं, 1 बार राज्यसभा में रहे। उत्तराखंड जब राज्य बना था 2000 में तो पहले प्रदेश अध्यक्ष हुए कांग्रेस के, और यहीं पर मुख्यमंत्री भी हुए। केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहे, राहुल गांधी के साथ भी काम कर रहे हैं, प्रियंका के साथ भी काम कर रहे हैं, सोनिया के साथ भी काम किया है, और इससे अगर हम बहुत पीछे आपको ले जाएं तो इंदिरा गांधी जी के साथ में काम किया, वहां से शुरुआत की थी। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत ये आपका देहरादून में स्वागत है। थैंक यू सर। और ये मेरे लिए बड़े अच्छी बात है मेरे लिए कि आपकी तबीयत नासाज है, उसके बावजूद आप हमारे चैनल पर आए हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी। आप दिल्ली से यहाँ चल करके आए हैं तो मैंने कहा मैं भी जरा आपकी इस मेहनत का सम्मान करूं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपके इस सम्मान का। बड़ा सर, बहुत छोटेपन से आपने राजनीति की शुरुआत की थी। पहला चुनाव ही ब्लॉक प्रमुख के रूप में चुनाव लड़ा आपने, और लेने गए थे पर्चा दूसरे का, ले लिया अपने लिए पर्चा। हाँ, इलेक्टिव पॉलिटिक्स में जी, यदि छात्र संघ के छोड़ दिया जाए जी जी, तो ये पहला चुनाव था। गया था ग्राम प्रधान का पर्चा अपने चचा हमारी बिरादरी के थे नाथू सिंह जी, उनके लिए। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि ब्लॉक प्रमुख का पर्चा लेकर के आ गए। जनता की मर्जी थी, जिता दिया लोगों ने जो है। उससे पहले की पॉलिटिक्स अगर आपको शेयर करना चाहे, कहाँ से शुरू किया? इंदिरा जी जो है उस समय लोगों के दिलों में छाई हुई थी, तो युवाओं को विशेष तौर पर उनके लिए आकर्षण था। तो हम लोगों ने उनको लखनऊ यूनिवर्सिटी में बुला करके लाए थे। टी.एन. सिंह जी की गवर्नमेंट थी, राजनारायण जी मेंटर थे उस गवर्नमेंट के। सारी फोर्सेस इस बात के खिलाफ थी कि इंदिरा जी लखनऊ आए, बल्कि राजनारायण जी ने तो कहा था कि हम लखनऊ यूनिवर्सिटी की धरती को इंदिरा गांधी को अपवित्र नहीं करने देंगे। मगर आई, हम लोगों ने किसी तरीके से मैनेज किया, 45 मिनट बोल करके सबको जीत करके चली गई। 1980 का वो दौर, जिस समय काफी राजनीति में भी काफी उथल पुथल चल रही थी, पार्टियां बन रही थी, बिगड़ रही थी, क्षेत्रीय पार्टियों का भी प्रादुर्भाव हो रहा था। उस समय आपको टिकट मिलता है और आप पहली बार ही सांसद चुन लिए जाते हैं। 3 बार लगातार एक ही जगह से सांसद। देखिए, मैं एक बात तो स्पष्ट कर दूं जी, पहला चुनाव भी इंदिरा जी लड़ी थी, दूसरा चुनाव भी इंदिरा जी लड़ी थी। तो ये आपका पहला चुनाव जो है जी, इंदिरा लाओ देश बचाओ का था 80 में। हरीश रावत को कौन देख रहा था? इंदिरा को देख रहे थे लोग। 84 में इंदिरा जी के बलिदान, वो एक बड़ा भावना थी, लोगों ने बोल दिया। हाँ, 89 का चुनाव तो उस परिवर्तन की जबरदस्त आंधी के खिलाफ वो चुनाव जरूर जो है, ये मैं कह सकता हूं कि थोड़ा मुझे मेरी सामर्थ्य भी काम आई होगी। ठीक है, 1984 के बाद जो चुनाव हुए, जब इंदिरा जी नहीं रही, तो एक स्वीपिंग मेजॉरिटी थी, 414 सीटें आई आपकी, इसमें कोई शक नहीं था। शायद वो क्लिप हम लोग को आज भी याद है कि जब सुनाई देता था कि उनके मरने के बाद कि मेरे शरीर का एक एक खून का कतरा इस देश के काम आएगा। वो क्लिप बहुत काम की थी उसमें। देखिए, लोगों ने इंदिरा गांधी जी के बलिदान को उसको वोट दिया, वो भावना का वोट था, और उसमें राजीव जी का भी बड़ा योगदान था। एक शांत चेहरा, बिल्कुल, जिनसे अभी अभी मां हुई है, हर किसी को लगता था कि ये मेरा बेटा है, मेरा भाई है, और सब लगता था। जब मैं टिकट के बाद क्षेत्र में घुसा तो गाड़ी के ऊपर मैंने इंदिरा जी का फोटो लगा रखा था। महिलाएं घास लेकर के आ रही थी जंगल से, और जंगल का हिस्सा था, तो आधी तक पहुंचते पहुंचते मैंने हरीश रावत हूँ, नमस्कार नमस्कार भी कहा माइक से। तो महिलाओं ने उसको देखा, रोको 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 कहा। मैंने सोचा ये मुझसे मिलने के लिए कह रही है, और औरतों को कुछ नहीं मिला, कुछ को पत्तियां मिली, कुछ को कुछ मिला, तो वो लेकर के उन्होंने इंदिरा जी के फोटो में चढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने कहा बड़ी बात है। हाँ, मैंने कहा बेटा हरीश रावत
माँ फिर काम आ गई देखो। आपने जो 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा किया, वो एक लैंडमार्क वर्क था सर उत्तराखंड के लिए। एरिया में लोगों ने इंदिरा गांधी जी को वोट दिया था, हरीश रावत को नहीं दिया था। तो हरीश रावत को तो गांव गांव जाकर के ये सिद्ध करना था कि नहीं, आपने जिसको वोट दिया, आपने इंदिरा जी को वोट दिया वो ठीक है, लेकिन इंदिरा जी ने जिसको टिकट दिया वो भी सही है, तो मुझे अपने को सिद्ध करना था। आप संजय गांधी जी के भी बड़े करीब रहे, आप इंदिरा गांधी जी के तो बहुत ही करीब रहे। आप अगर इंदिरा गांधी जी का कोई संस्मरण हमको बता पाए हमारे दर्शकों को। 4 बजे उन्होंने आखिरी सभा की थी रात को। तो बहतौज खान में जब हमारे गांव के बगल में सभा की, तो मेरी माँ ने अपने एक टूटे फूटे थर्मस में उनके लिए चाय लेकर के आई थी। ये सोचा हुआ ना कि क्या मिलेगा उनको, नहीं क्या दूंगा। तो मैं साथ आई था, तो इंदिरा जी से मैंने कहा चाय पियेंगी, तो उनको भी तलब लगी। उन्होंने कहा दुकानें खुली हैं, तो मैंने कहा मेरी माँ लेकर के आई है। तो हमने एक गिलास लाए, गिलास था उसमें चाय दी, माँ ने दी, रखी चाय दी उनको। तो माँ उनसे कुमाऊनी लैंग्वेज में बात कर, हमारी लोकल डायलेक्ट में बात करती थी, और इंदिरा जी हिंदी में बात करती थी। इंदिरा जी लोकल डायलेक्ट नहीं समझती थी, मेरी माँ हिंदी बोलना नहीं जानती थी, लेकिन दोनों माँ थी। तो इंदिरा जी ये समझ गई कि जो बात ये कह रही है अपनी बेटी के लिए कह रही है। तो माँ ने कहा, इंदिरा जी ने कहा अच्छी चाय थी, है? तो माँ ने कहा मेरी बेटी का ख्याल रखना, है? अपनी लैंग्वेज में कहा। तो इंदिरा जी समझ गई कि क्या कहना चाह रही है, तो चिंता न करना। बेटे उनके संजय सिंह जी के भी काफी करीब रहे, और उनके विषय में कहा जाता है कि वो काम जो भी करते थे, जो करना है वो करना है, जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के जो उन्होंने काम, बहुत तर्कसंगत व्यक्ति थे वो, बहुत तौल करके जिन चीजों को देखे उनके 5 सूत्री कार्यक्रम, परिवार नियोजन, ये नहीं था कि कम बच्चे, उन्होंने कहा परिवार नियोजित होना चाहिए, है? तो हम एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं। पहले हम एक्सट्रीम की तरफ गए कि हम 2 हमारे 1 की तरफ भी कुछ लोग गए, लेकिन अब हम कह रहे हैं हम 2 हमारे 3, कुछ लोग नारा दे रहे हैं। तो उन्होंने उस समय उसका विजन नहीं सर, उनका विजन अच्छा था, जितना परिणाम देखने को शिक्षा को लेकर के, लेकिन उनका जो लोग थे ना, उनका इम्प्लीमेंटेशन गलत था। नहीं, उन्होंने जो है बहुत फोर्स के साथ इन चीजों को, तर्क के फोर्स के साथ, और उसके लिए पार्टी को तैयार किया। उनका कोई अगर संस्मरण आपको याद हो, छोटा सा, आप हमें बता सकते हैं? हाँ, वो चलते चलते बात करते थे, और घर से निकल करके निर्मल टावर में उनका ऑफिस था, वहां जाते जाते तक जो है वो कम से कम 1-1.5 दर्जन नेताओं से बात कर लेते थे। चलिए सर, आगे थोड़ा बढ़ते हैं। 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी हमारे बीच नहीं रही। उसके बाद जो चुनाव हुआ तो 414 सीटें मिली आपको 542 में। ये एक बड़ी बात थी। राजीव गांधी, अब जैसा आप बता रहे हैं, भोला भाला चेहरा थे, वो आए सबके सामने, उनके साथ भी आपके बहुत ही शानदार रिश्ते रहे। देखिए, वो तो इतने प्यारे प्यारे व्यक्ति थे कि उनको प्यार ही किया जा सकता है और कुछ नहीं। जिसने उनको मारने का प्लान किया होगा उसका मन भी कांपा होगा। राजीव जी वैचारिक रूप से, सोच और समझ के हिसाब से वो दूसरे नेहरू सिद्ध होते यदि उनको एक टर्म और मिल गया होता प्रधानमंत्री के रूप में। देखिए, प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश को जो कुछ दिया आज भी हम याद करते हैं। आज हम यदि टेक्नो पावर हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। उस समय कंप्यूटर बॉयज कहते थे, आज हम कंप्यूटर से आगे की बात जनरेशन में सोच रहे हैं। उन्होंने मोबाइल टेलीफोन जो आज अधिकार का प्रतीक बन गया है, उस समय वही इन सब चीजों को लेकर के आए। और पंचायती राज के जरिए जो आज हम पंचायतों के जरिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, उन्होंने पंचायतों में किया। महिलाओं की अधिकारिता, 33% आरक्षण
जो अभी लटका हुआ पार्लियामेंट का जो है, राजीव जी को गए हुए एक बड़ा लंबा अरसा बीत गया, लेकिन उसके बावजूद भी पंचायतों में दे करके गए थे वो आरक्षण महिलाओं को और दलितों को और पिछड़ों को, आज भी वहीं पर है। राजीव जी ने हमको टेक्नोलॉजी से और आर्थिक उदारीकरण से, बाद में उसी व्यू को मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट ने आगे बढ़ाया, लेकिन उदारीकरण की प्रक्रिया उनके समय से प्रारंभ हुई। आपने कहा कि राजीव जी को अगर एक टर्म और मिल जाता तो वो दूसरे नेहरू साबित होते, लेकिन अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो उतना पूरा टर्म अपना पूरा कर लिया जितने में नेहरू जी प्रधानमंत्री थे उससे ज्यादा उनके दिन हो गए। हाँ, वो मैं कह रहा हूँ 15 साल भी होंगे जी, अभी 15 साल भी होंगे। वैसे हम कोशिश करेंगे कि 16वें साल में ना हो पाए, लेकिन 15 साल होंगे क्योंकि 3 साल का टर्म ये है। तो सवाल दिनों की गिनती का नहीं है, सवाल है उस गिनती का नेहरू ने कहां से स्टार्ट किया जिस भारत में सुई नहीं बनती थी। नेहरू ने वहां से स्टार्ट किया जो भारत में लोग भूख से मरते थे। नेहरू जी ने वहां से स्टार्ट किया जिस भारत की दुनिया में कोई पूछ नहीं थी। नेहरू ने वहां से स्टार्ट किया जो भारत बिल्कुल बटा हुआ, टूटा हुआ, खून खराबे से बाहर निकला हुआ भारत था। जिस भारत के अंदर पहली बार वोट का अधिकार लोगों को मिल रहा था, उस भारत से स्टार्ट किया। तो उन्होंने सारी इंस्टीट्यूशंस को स्थापित किया, नेहरू जी ने बनाया। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सारे इंस्टीट्यूशन बने बनाए भी नहीं। जिस समय मोदी जी के हाथ में सत्ता आई, भारत दुनिया की 6ठी 7वीं इकोनॉमिक पावर बन चुका था। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? बिल्कुल 8% वार्षिक विकास दर, औसत वार्षिक विकास दर यूपीए गवर्नमेंट के समय में जो है 8% की थी। जिस ग्रोथ रेट को आज भी प्राप्त नहीं कर पा रहे, वो ग्रोथ रेट वाला भारत उनको मिला था। जिस भारत में नेहरू के समय में सुई नहीं बनती थी, इनके समय में चंद्रयान बन गया था। इन्होंने केवल उसको लॉन्च ही तो करने का काम किया ना। है? इनके समय में जो है डीआरडीओ न केवल अस्तित्व में था, डीआरडीओ ने सारी मिसाइल क्रांति तो उसी समय स्टार्ट हो गई थी ना। इनको तो मिसाइल क्रांति के युग में आगे बढ़ने का अवसर मिला ना। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सर 2000 में बना पहला अध्यक्ष आपको बनाया गया कांग्रेस का, वहां से आपने शुरुआत की थी कांग्रेस को आगे बढ़ाने। हाँ, हम यूपी जैसे थे। जी जी, बल्कि यूपी से भी हमारी बुरी हालत थी। हमारे यहाँ राज्य आंदोलन हुआ था, तो राज्य आंदोलन में माना जाता था कि कांग्रेस मुलायम सिंह के साथ थी। तो लोग, बल्कि ये लगाइए कि 84-85 के आसपास यहाँ नारे लगते थे, उत्तराखंड का काव नरसिम्हा राव। काव मतलब काल। अच्छा, मतलब कांग्रेस से इतनी वो थी कि 1986 के चुनाव के अंदर हमको 4 सीटें थी उस समय लोकसभा की। 4 सीटों में उम्मीदवार ढूंढना मुश्किल हो गया था, लेकिन वहां से चल करके राज्य बना। राज्य बनने के बाद कांग्रेस की अलग इकाई बनी, मुझे अध्यक्ष बनाया गया और हमने, मैं बड़ा आभारी हूँ उन लोगों का जिनके पुण्य प्रताप से हमको राजपुर रोड में एक कक्ष कांग्रेस दफ्तर के रूप में मिला। हमने कांग्रेस का ऑफिस भी बनाया, कांग्रेस का संगठन भी खड़ा किया। 2002 में जब सरकार बनी आपकी तरफ, तो आपने इतनी मेहनत किया लेकिन आपको मेहनताना नहीं मिला, मुख्यमंत्री एनडी तिवारी जी को बना दिया। देखिए, पार्टी मेहनत करती है, अकेले कोई व्यक्ति मेहनत नहीं करता। मैं बहुत क्लियर कह दूं, हमारे साथ एक टीम थी, सबने काम किया और बाद में बहुत सारे लोग जुटे। जो हमारे कुछ नेता जो दूसरी जगह चले गए थे वो भी आकर के जुट गए, सब जुट गए। और पार्टी का निर्णय था, सोनिया जी का निर्णय था। हमने कहा, जीत तो सोनिया गांधी जी के नाम की थी, चुनाव तो उनके नाम पर लड़ रहे थे, तो जीते। तो हमने कहा, मैडम ये आपका की जीत है जिसको। लेकिन दुख हुआ, इतनी मेहनत करने के बाद मेहनताना नहीं मिला सर। हाँ, मेरे कार्य साथियों के दिल में जरा सा कुछ चुभा, क्योंकि मैंने तो नेता का निर्णय मान करके उसको शिरोधार्य कर लिया, लेकिन मेरे साथियों के लिए जरा सा कठिन था।
लेकिन एक सवाल मेरे मन में जरूर रहा कि नारायण दत्त जी जो कहीं भी राज्य बनने के प्रोसेस में दूसरी चीजों में नहीं थे, तो वो अचानक मुख्यमंत्री के तौर पर अवतरित हो गए, तो वो एक आश्चर्य जरूर होता था। दोबारा आपने सरकार बनवाई तो विजय बहुगुणा जी को मुख्यमंत्री बना दिया। दूसरी बात मुझे लगा कि मुझे कुंडली दिखानी चाहिए। कहीं 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 पे मैंने कहा कुछ गड़बड़ है। और जब मैं मुख्यमंत्री बन करके भी आया तो उस समय भी कोई सामान्य स्थिति नहीं थी, बड़ी भारी आपदा आई थी ना, जिसको हिमालयन सुनामी कहा गया। तो सारे तीर के तीर जिले अस्त व्यस्त स्थिति, अर्थव्यवस्था डाउन हो गई थी। 7-8 हजार आदमी तो मर ही गए इसमें, जो है आप अंदाज लगा सकते हैं, क्या पूछे क्या हालत रही होगी। तो उससे उस समय मुझे मुख्यमंत्री पद मिला। लेकिन एनीवे हम सब कांग्रेस के लोगों की, सब प्रशासन की, सबकी मदद से, और सबसे बड़ी बात यह उत्तराखंड के लोगों की संकल्प शक्ति से हमने 1.5 साल के अंदर पूरा रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन का वर्क पूरा किया और सारी व्यवस्था पटरी पर आ गई। बल्कि कांग्रेस का एक बड़ा अचीवमेंट था कांग्रेस गवर्नमेंट का। कभी ना हिम्मत हारे हरीश रावत, जैसे कहते ना कभी ना हिम्मत हारे बापू, तो अंत में आप मुख्यमंत्री आपको बनाना ही पड़ा। आप मुख्यमंत्री रहे 4 साल तक। नहीं, वो पार्टी लीडरशिप की कृपा थी और स्पेशली राहुल जी की। राहुल जी चाहते थे, उन्होंने एक बार मुझसे पूछा था कि क्यों नहीं बनाया आपको, मैं उनको जवाब नहीं दे पाया था, लेकिन उन्होंने खुद जवाब ढूंढा। और मैं तो उस समय एक केंद्र में वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर था। आई वाज हैप्पी देयर एज ए वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर। उसी समय हमने नेशनल वाटर पॉलिसी बनाई थी जो अब भी कायम है, और नदी जोड़ पर भी काम कर रहे थे, और दूसरा वाटर हार्वेस्टिंग को एक नेशनल मूवमेंट के तौर पर बिल्ड करने की दिशा में भी हमने ब्लूप्रिंट तैयार किया था। तो मैं अपने काम में मगन था, लेकिन राहुल जी की कृपा से। लेकिन आप काम में इतना मगन हो गए कि ये नहीं देख पाए कि आप ही के लोग आपकी जमीन, पैर की जमीन खींच रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता था कि जब लोग कहते थे जी ऐसा होगा, तो मैं कहता था भाई विजय बहुगुणा ऐसा नहीं करेंगे। उनके पास केवल 1.5 साल का लेजिस्लेटिव अनुभव था और मेरे पास करीब करीब जो है 22-23 साल का था, लेकिन पार्टी ने उनको महत्व दिया था। तो एक तो मुझे लगता था कि वो पार्टी से नहीं जाएंगे, दूसरा वो बीजेपी के साथ जाएंगे, ये मेरा मन, आज भी मुझे आश्चर्य होता है कि क्या कोई बेटा ऐसा कर सकता है। 7 विधायक टूट के गए थे सर, कैसा रहा वो उस दिन? थोड़ा वो घटना बताइए सर, कैसे? जब ये लगा हमको कि कुछ कर रहे हैं, हो रहा है और ये तोड़ते हैं, कुछ सूचनाएं आने लगी, तो उसमें 2 लोगों पर मैंने बुलाया, एक महिला थे एक पुरुष थे। दोनों ने मुझको पूरा यकीन दिलाया। एक तो मेरे पास रोई, बोली भाई साहब आपके साथ जो गद्दारी करेगा वो भगवान केदार के साथ गद्दारी करेगा। वो केदारनाथ की विधायक थी। तो कहा कोई सवाल पैदा नहीं होता, मैं नहीं जाऊंगी किसी हालत में नहीं, कोई कहे कि गलत है। और एक व्यक्ति थे दूसरे, उन्होंने उन पर, तब मैं उन पर वो तो नहीं था, लेकिन वो खुद आए, बोले मुझसे ऐसा ऐसा कह रहे थे। मैंने उनसे कह दिया कि ब्लड इज ऑलवेज थिकर देन वाटर, और कोई सवाल पैदा नहीं होता। और बल्कि मुझसे डीएमओ को 2-3 जगह टेलीफोन करवा के जो काम वाम की बातें थी वो सब करवाए। तो वो 1 घंटे के बाद वो बदल गए। उनकी वाइफ का टेलीफोन आया, डिलीवरी हो गई। जैसे ही डिलीवरी हुई तो वो भाजपा को डिलीवर हो गए। और वो महिला जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन उसको जबरदस्ती खींच करके ले गए। उसमें बल्कि हमारे एक साथी मंत्री प्रसाद जी की खींचातानी भी हुई एक मिनिस्टर से, जो डिफेक्टर था, डिफेक्टर मिनिस्टर के साथ। अब मैं उस नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो है उनसे तनातनी भी हुई। पता नहीं इनको क्या मति आई। इन्होंने कहा लास्ट में फाइनेंस बिल पर जब बजट वोट होगा विनियोग विधेयक पर, तो उस समय हम ये काम करेंगे, दल बदल करेंगे। ये शायद उन्होंने आपस में तय किया। जैसे पेश हुआ, वित्त मंत्री ने पेश किया, तो उन्होंने कहा
विनियोग विधेयक जो पक्ष में है, हाँ कहें जो ना कहें, तो जो है हाँ 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 का बहुमत जो भी प्रोसीजर था, स्पीकर ने वो प्रोसीजर अपना लिया। जब अपना लिया और ये कहा, तो ये कुछ लोग हल्ला करने के लिए उठने लगे, तो चीफ मिनिस्टर ने ना स्पीकर साहब ने हाउस एडजर्न कर दिया, कहा फला दिन मिलेंगे। तो विनियोग विधेयक पारित घोषित कर दिया, क्योंकि स्पीकर इज द मास्टर ऑफ द हाउस। उन्होंने विद द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो भी तरीका था पारण का, सारी पारण की प्रोसेस को ये किया। ये रिएक्ट करने में 1-1.5 मिनट की देरी करके, दूसरा जो नोटिस था, उस नोटिस की विधि दूसरी विधियों से अलग होती थी, उसका उन्होंने फॉलो अप नहीं किया। और तीसरी गलती ये कर गए, जब गए तो उसको चैलेंज करने का जो पत्र था, वो भाजपा की विधानमंडल दल के लीडर के पैड पर लिख दिया, उसमें दस्तखत कर दिए, तो अपने मेंबरशिप गंवाने का पैड पे कुल्हाड़ी मार ली। वो क्या लगता है आपकी राजनीतिक सूझबूझ थी ये, जो आपने उस सत्ता उधर नहीं जाने दिया और राष्ट्रपति शासन लग गया? तो ये हुआ, और उसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन लगा, फिर हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा, दैट इज हिस्ट्री। और पहली बार है कि राष्ट्रपति शासन वापस हुआ, और जो सरकार भंग की गई थी वो रेस्टोर हुई एज इट इज, जो है एज इट। लेकिन इस सारी प्रोसेस में 4-5 महीने लग गए। उस प्रोसेस की वजह से जो है, जो 1 साल का वर्चुअली मेरा टर्म जो है, ये लगाइए कि 2 साल का, 1 साल तो झगड़े का रहा, झगड़े का रहा। लेकिन क्या है, मैं कार्यकाल पूरा भी कर पाया, चुनाव जीत भी पाया, बल्कि ये कहिए कि एनडीए गवर्नमेंट की वो पहली पॉलिटिकल हार थी, पहली पॉलिटिकल हार थी। हमने कभी उसको इस रूप में कहा नहीं, लेकिन वो पहली पॉलिटिकल हार थी, और कांग्रेस की एक बड़ी जीत थी, एक लोकतांत्रिक जीत थी, न्यायिक जीत थी। बिल्कुल, और आपने राजनीतिक अनुभव का पूरा फायदा उसमें ना, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कह सकता हूं, क्योंकि अगर आप वो सत्ता परिवर्तन नहीं कर पाई, आपकी बहुत बड़ी जीत थी ये, मैं कह सकता हूँ। सर आगे बढ़ते हैं, वर्तमान पॉलिटिक्स पर आते हैं। आपके यहाँ बड़ी टूट हुई, जिसकी वजह से कांग्रेस पनप नहीं पाई। एक और टूट की तरफ बता रहे हैं, महेंद्र नाथ भट्ट से हमारी बात हुई कि कांग्रेस में अभी जो 19 विधायक हैं, उसमें भी एक बड़ी टूट होने वाली है इस समय। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब दृढ़ चट्टान की तरीके से है। सब संघर्ष से तपे हुए लोग हैं, इसलिए भाजपा कोशिश कितनी ही कर ले, कुछ नहीं होने जाता। लेकिन जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में हुआ, 60 विधायक टूट के चले गए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के साथ हुआ, सांसद टूट के चले गए, और टीएमसी के सांसद लगातार टूट रहे हैं, दूसरे दलों के सांसद टूट रहे हैं। यहाँ भी कहा यह जा रहा है कांग्रेस में इस बार सबसे बड़ी टूट होने जा रही है। कहीं नहीं, नॉट एट ऑल, कतई नहीं। और ये जिनको जाना था वो गए। अब वही लोग हैं जो संघर्ष से तपे हुए लोग हैं। हाँ, तपे लोग हैं, या जो राजनीतिक रूप से अब इतने परिपक्व हुए हैं कि वो उनके भाजपा की तरफ जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर लोग जीतते हुए के साथ रहेंगे ना, हारते हुए के साथ क्यों रहेंगे? कांग्रेस जीती हुई पार्टी है, वैसे भी जो है सामान्य शास्त्र भी ये कहता है लोग जीतते हुए के साथ रहते हैं। फिर उनकी अपनी पार्टी जीत रही है, तो इस समय कोई कांग्रेसी जो है दूसरी तरफ जा करके क्यों अपने को। नहीं सर, जीतते के साथ सभी लगते हैं ना, सरकार के साथ रहना चाहते ज्यादातर लोग। आगे बढ़ते सर, तीसरा टर्म लेने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी और धामी, तो और क्या तैयारी है आपकी 2027 के चुनाव को लेकर? इस समय जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है राज्य के अंदर। सरकार हर मोर्चे पे फेल है, भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई पर्वतीय राज्यों में और ज्यादा कठिनतर होती है, महंगाई बहुत बड़ी हुई है। पलायन की स्थिति यह है कि गांव के गांव भूता गांव घोषित होते जा रहे हैं, पलायन
चरम पर है। बाघ, गुलदार, बंदर, भालू, मतलब एक अराजकता की गांवों में स्थिति है। जंगली जानवरों के भय से लोग आक्रांत हैं। महिलाओं पर अत्याचार चरम पर है। अंकिता भंडारी हत्याकांड एक है। ऐसे कई हत्याकांड हैं जिनमें सामूहिक बलात्कार मतलब दलित लड़कियां, गैर दलित लड़कियां सब जो है उनका शिकार हुई हैं। जो है वो अपनी जगह पर है। सड़कें टूटी फूटी हालत में हैं और चारों तरफ एक मिसमैनेजमेंट है। कानून व्यवस्था की स्थिति में निरंतर गिरावट आ रही है। तो ये सब चीजें हैं। बिजली के दाम आसमान की तरफ हैं। तो लोग इस समय हर परिवर्तन चाह रहे हैं। लेकिन सर आपका धरातल पर संगठन नहीं है, बिना संगठन के, बिना बूथ मजबूत किए कैसे लड़ेंगे? ये एक चुनौती है, मगर एंटी इनकम्बेंसी इतनी जबरदस्त है कि भाजपा जो है सारी साम दाम दंड भेद सब 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 छल छद्म सब उनके पास हैं। हम ये मान भी लेते हैं तो उसके बाद जो है जनभावना उनके पास नहीं है। वो जनभावना हमको सत्ता में लाएगी, उनको सत्ता से बाहर करेगी। आपका पूर्व मुख्यमंत्री के नाते या केंद्र में कैबिनेट मंत्री के नाते या संगठन के नाते आपका क्या रोल है, क्या करने जा रहे हैं 2027 के लिए, और क्या चुनाव समय से पहले हो सकता है? क्योंकि फरवरी मार्च में हो सकता है क्योंकि ये घबराए हुए हैं और ये इनके लिए और बड़ा घातक होगा यदि वो पहले चुनाव करवाएंगे, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि ये घबराए हुए हैं, ये आगे ये जल्दी चुनाव करवाएंगे करके। तो जब जनता पहले से पकड़ लेती है चोरी तो ये रेड हैंडेड पकड़े जाएंगे चोरी करते हुए, वो एक और इनके खाते में जाएगा। मैंने अपने लिए भूमिका तय की है, मैं ढोल बजाऊंगा। हमारे वहां ढोल बजाना जो है इसका मतलब है जो युद्ध का बाजा है वो बाजा मैं बजाऊंगा। क्या उम्मीद लग रहा है आपको कि आप 2027 में कितना बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे? हम सरकार बनाएंगे, अच्छे बहुमत से सरकार बनाएंगे। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो यह है पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उत्तराखंड के अध्यक्ष, उत्तराखंड में ही नेता विपक्ष, तमाम कांग्रेस को खड़ा करने वाले हरीश रावत जी, जो मैं बता रहे हैं कि 2027 का चुनाव पहले थोड़ा हो सकता है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी मुश्किलों भरा होगा, क्योंकि जनता उनकी चीजों को समझ चुकी है और अब एक बार फिर से वो सरकार बनाएंगे। अब यथार्थ में क्या होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप हमें दीजिए इजाजत हमारी टीम के साथ, और हम फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष एक ऐसे ही शख्स के साथ।